नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास आज विश्लेषण के लिए एक दिलचस्प स्रोत है। ये असल में विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए तैयार की गई एक गाइडेड एफर्मेशन की स्क्रिप्ट है। मतलब सकारात्मक पुष्टि कह सकते हैं। हाँ, तो ये स्क्रिप्ट एक तरह से किसी ऑडियो या शायद वीडियो अनुभव का मार्गदर्शन करती है। और इसका मकसद लगता है कि विद्यार्थियों को उनकी जो रोज़मर्रा की चुनौतियां हैं, उनसे निपटने में और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करना, एक तरह की सकारात्मक ऊर्जा देना। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। देखेंगे कि इसकी बनावट क्या है, इसमें मुख्य संदेश क्या छुपा है और विद्यार्थी जीवन के लिए इसका क्या महत्व हो सकता है। और शायद सबसे ज़रूरी सवाल कि क्या ऐसी तकनीकें सच में काम करती हैं। ठीक है, चलिए इसे खोलकर देखते हैं। तो स्रोत की शुरुआत होती है सीधे विद्यार्थियों को संबोधित करने से। मतलब ये माना जाता है कि उनके रास्ते में रोज नई मुश्किलें, नई चुनौतियां आती हैं। फिर सुनने वाले को कुछ स्टेप्स फॉलो करने को कहा जाता है, जैसे हेडफोन लगाएं, किसी शांत जगह पर आराम से बैठें, आंखें बंद करें और फिर अपनी सांसों पर ध्यान दें। स्क्रिप्ट में लिखा है, एक सांस अंदर आ रही है और एक सांस कुछ पल बाद वापस जा रही है। तो ये पहला कदम ऐसा लगता है जैसे मन को शांत करने के लिए है, ताकि जो आगे कहा जाए उसे ठीक से ग्रहण किया जा सके, है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए नहीं है। ये तकनीक काफ़ी हद तक जो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स होता है ना, जी। उसको सक्रिय करने के तरीकों से मिलती-जुलती है। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, अच्छा। जी, ये हमारे शरीर की वो प्राकृतिक क्षमता है जिससे वो तनाव कम करके शांत हो सकता है। और गहरी ध्यानपूर्वक ली गई सांसें इसे शुरू करने का एक बहुत ही जाना-माना तरीका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्रोत का इरादा सिर्फ शब्द सुनाना नहीं है, बल्कि सुनने वाले को एक ऐसी, कह सकते हैं, मानसिक और शारीरिक अवस्था में लाना है जहां वो इन संदेशों को ज्यादा गहराई से महसूस कर सके, अपना सके। ये दिलचस्प है कि शुरुआत में ही इस शारीरिक और मानसिक तैयारी पर इतना जोर है। अच्छा, तो इस शांत अवस्था को बनाने के बाद स्रोत अपने मेन पार्ट पर आता है, अफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि। स्रोत खुद ही बताता है कि ये क्या है। कहता है, अफर्मेशंस वो सकारात्मक वाक्य होते हैं जो अगर आप खुद से हमेशा बोलते हैं तो धीरे धीरे आप खुद वैसे ही बन जाते हैं। और सुनने वाले को कहा जाता है कि वो इन वाक्यों को अपने मन में दोहराए। और यहीं पर बात सचमुच फैल जाती है, क्योंकि स्रोत में इन अफर्मेशंस की एक काफ़ी लंबी लिस्ट है। मतलब बहुत सारे हैं, और ये सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। इनमें आत्मविश्वास, चुनौतियों का सामना करना, सीखने की प्रक्रिया, टाइम मैनेजमेंट, स्वास्थ्य, यहाँ तक कि रिश्ते, सब कुछ शामिल है। जैसे कुछ उदाहरण हैं, मैं अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम हूँ, या मैं हर चैलेंज को एक अवसर के रूप में देखता हूँ, और मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ। बिल्कुल। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका दायरा कितना बड़ा है। अगर हम इन्हें समझने की कोशिश करें तो कई श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला तो है लक्ष्य और महत्वाकांक्षा। जैसे वाक्य, मैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कमिटेड हूँ, सीधा और स्पष्ट। दूसरा, आत्मविश्वास और खुद की क्षमता पर जोर है। जैसे, मैं अपने आप पर विश्वास रखता हूँ। ये बहुत आम है अफर्मेशंस में। तीसरा, सीखना और विकास। ये बहुत अहम है, खासकर ये वाला विचार कि गलतियां मेरे लिए एक सीखने का अवसर होती हैं। ये सोच बदलना बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। चौथा, लचीलापन और सकारात्मक रवैया बनाए रखने की बात। जैसे, मैं हमेशा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। इस पर हम शायद बाद में और बात करें। अपनी हेल्थ और वेल बीइंग को प्रायोरिटी देता हूँ, ये भी जरूरी है। छठा, रिश्ते और आपसी सहयोग भी हैं। जैसे, मैं अपने दोस्तों और परिवार को सपोर्ट करता हूँ और मेरे दोस्त और परिवार मुझे भी सपोर्ट करते हैं, एक आपसी लेन देन। और एक सातवीं श्रेणी थोड़ी, कह सकते हैं, अनूठी है, राष्ट्रीय गौरव। वो वाक्य, मुझे यकीन है कि मैं देश में खुद का ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करूंगा। ये व्यक्तिगत लक्ष्यों को एक बड़े दायरे से जोड़ देता है। हाँ, ये वाला थोड़ा अलग है बाकियों से। जी, तो स्रोत का जो मूल विचार है, जैसा आपने कहा, वो यही लगता है कि इन वाक्यों को बार बार दोहराने से सोच बदलती है और फिर धीरे धीरे व्यवहार भी। ये विचार कहीं ना कहीं न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत से जुड़ता है। मतलब हमारे मस्तिष्क की क्षमता कि वो अपने रास्ते, अपने कनेक्शंस बदल सकता है।
अच्छा, न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, माना जाता है कि लगातार एक तरह के विचार सोचने से या व्यवहार करने से वो रास्ते मजबूत होते हैं। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये एक धीमी प्रक्रिया है और सिर्फ सोचने भर से ज्यादा कुछ लगता है इसमें। ये कोई जादू की छाड़ी नहीं है। हाँ, मतलब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी वाला पहलू इसे एक वैज्ञानिक आधार सा देता है, पर जैसा आपने कहा ये उतना सीधा भी नहीं है। अच्छा, तो इन सब अफर्मेशंस के बाद स्रोत कुछ प्रैक्टिकल निर्देशों के साथ खत्म होता है। सुनने वाले को धीरे धीरे अपने हाथों को आंखों पर ले जाने को कहा जाता है, फिर उंगलियों को माथे और आंखों पर हल्के से घुमाने को, और फिर धीरे धीरे आंखें खोलने को। ये प्रक्रिया, क्या ये एक तरह की ग्राउंडिंग तकनीक है, जैसे ध्यान से वापस लाने के लिए? हाँ, बिल्कुल। ग्राउंडिंग तकनीक का उद्देश्य ही यही होता है कि व्यक्ति का ध्यान जो गहरे आंतरिक अनुभव में था, उसे वापस उसके शरीर और आसपास के माहौल से जोड़ा जाए। ये ध्यान या विश्राम की गहरी अवस्था से वापस सामान्य चेतना में एक सहज आरामदायक वापसी पक्की करता है, ताकि कोई झटका सा न लगे। अच्छा, और इस ग्राउंडिंग के ठीक बाद एक आखिरी पुष्टि वाक्य आता है। अब आप पहले से ज्यादा बेहतर हैं, पहले से ज्यादा सकारात्मक हैं, आप में पहले से ज्यादा ऊर्जा है और आप अपनी पढ़ाई पूरे फोकस के साथ फिर से शुरू कर सकते हैं। ये तो मतलब अनुभव के फायदे को एकदम पक्का कर देता है। निश्चित रूप से ये समापन प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। ये न केवल व्यक्ति को वर्तमान में वापस लाती है, बल्कि पूरे अभ्यास को एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करती है। ये भावना पुष्ट करती है कि हाँ, इस सेशन से कुछ मिला है, बेहतर महसूस हो रहा है, ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा एनर्जेटिक। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें पूरी तस्वीर को, तो ये स्रोत मूल रूप से विद्यार्थियों को एक मानसिक उपकरण, एक मेंटल टूल देने की कोशिश कर रहा है। देखिए, विद्यार्थी जीवन में आत्मसंदेह होता है, प्रेरणा की कमी होती है, परीक्षा का तनाव, भविष्य की चिंता, ये सब आम है। तो ये स्क्रिप्ट उन्हें इनसे निपटने के लिए एक सरल सा, दोहराया जा सकने वाला अभ्यास दे रही है। और स्रोत का ये सुझाव कि जब भी आप अपने स्टडी के रास्ते पर डगमगाएं, कृपया इस वीडियो को दोबारा से फिर देखें, ये इस बात पर जोर देता है कि इसे एक नियमित मानसिक सहारे की तरह देखा जा रहा है। हाँ, जैसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल, एक किस्म की मनोवैज्ञानिक फर्स्ट एड किट जैसी, कोई एक बार का इलाज नहीं। तो कुल मिलाकर हम यहाँ क्या देख रहे हैं? ये स्रोत है विश्राम तकनीकों का, जैसे सांस पर ध्यान देना, और सकारात्मक आत्मचर्चा का यानी अफर्मेशंस का। इन दोनों का एक संगठित मिश्रण। और ये खास तौर पे विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उद्देश्य है आत्मविश्वास बढ़ाना, फोकस ठीक करना और भावनात्मक मजबूती देना। ये सिर्फ अच्छा सोचो कहने से आगे जाता है, ये उस सोच को अपनाने का एक तरीका बताता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात की और ये भी कि ये धीमी प्रक्रिया है। तो क्या सिर्फ इन वाक्यों को दोहराना काफी है? क्या ये वाकई व्यवहार में बदलाव ला सकता है, खासकर एकेडमिक सफलता जैसी चीजों में? यह बहुत ही अहम सवाल है। बिल्कुल। और यहीं पर हमें थोड़ा संतुलन बनाने की जरूरत है। देखिए, सकारात्मक पुष्टि या एफर्मेशंस ये निश्चित रूप से मानसिकता को आकार देने में, आत्मविश्वास बढ़ाने में और प्रेरणा जगाने में मददगार हो सकती हैं। हाँ, हो सकती हैं। ये आपको एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में ला सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन इन्हें सफलता का एकमात्र रास्ता मान लेना शायद वो ठीक नहीं होगा। सोचिए, एकेडमिक सफलता हो या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो, उसके लिए और भी बहुत कुछ चाहिए होता है ना? जैसे पढ़ाई की ठोस आदतें बनाना, हाँ, मेहनत करना। बिल्कुल, मुश्किल विषयों को समझने के लिए मेहनत करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विकसित करना और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना, ये सब भी तो जरूरी है। सिर्फ अफर्मेशंस दोहराने से ये चीजें अपने आप नहीं हो जाती। सही बात है। अफर्मेशन सहायक हो सकती हैं, पर वो एक्शन का, कार्रवाई का विकल्प नहीं है। और कुछ अफर्मेशंस जैसे वो वाला था, मैं हमेशा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहता हूं, क्या ये थोड़ा अवास्तविक सा नहीं लगता? क्या ये एक तरह का दबाव नहीं डालता कि भाई हर समय पॉजिटिव ही महसूस करो, जो शायद मुमकिन ही नहीं है? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। इसे आजकल लोग टॉक्सिक पॉजिटिविटी या जहरीली सकारात्मकता भी कहते हैं। ये विचार कि हमें हमेशा हर हाल में सकारात्मक ही रहना चाहिए और नकारात्मक भावनाओं को दबा देना चाहिए, ये असल में नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा जी, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, निराशा होती है, डर लगता है, गुस्सा आता है। ये सब सामान्य मानवीय भावनाएं हैं। इन्हें स्वीकार करना और इनसे निपटना सीखना ये विकास का एक अहम हिस्सा है।
एक स्वस्थ मानसिकता वो होती है जो लचीली हो, जो सकारात्मकता के साथ साथ मुश्किल भावनाओं को भी जगह दे। तो हाँ, हमेशा सकारात्मक रहने का लक्ष्य अवास्तविक भी है और दबावपूर्ण भी हो सकता है। और वो राष्ट्रीय गौरव वाली अफर्मेशन, मुझे यकीन है कि मैं देश में खुद का ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करूंगा, ये मुझे थोड़ी अलग लगी थी। जैसे ये व्यक्तिगत विकास से हटकर एक बड़ा बाहरी मकसद जोड़ रही है। इसका क्या असर हो सकता है? ये वाकई एक दिलचस्प पहलू है। ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को एक बड़े दायरे से, शायद सांस्कृतिक या राष्ट्रीय पहचान से जोड़ रहा है। इसके दो पहलू हो सकते हैं मेरे ख्याल से। कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है, मतलब अपने लक्ष्यों को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ना उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा दे सकता है, मायने दे सकता है। उन्हें लग सकता है कि उनकी सफलता सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उनके समुदाय या देश की भी है। हाँ, ये हो सकता है। दूसरी तरफ ये एक भारी बोझ या दबाव भी बन सकता है। अगर कोई विद्यार्थी इस मानक पर, इस उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाता, तो उसे सिर्फ व्यक्तिगत विफलता का एहसास नहीं होगा, बल्कि शायद एक बड़े समूह को निराश करने का एहसास भी हो सकता है। तो इसका प्रभाव बहुत हद तक व्यक्ति की अपनी पृष्ठभूमि, उसके मूल्यों और वो इस तरह की प्रेरणाओं को कैसे देखता है, इस पर निर्भर करेगा। ये निश्चित रूप से एक जो मानक पश्चिमी सेल्फ हेल्प अफर्मेशंस होती हैं, उनसे थोड़ा अलग है। हाँ, ये तो है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है कि ये जो गाइडेड एफर्मेशन स्क्रिप्ट है, ये विद्यार्थियों के लिए एक संभावित सहायक उपकरण हो सकती है, खासकर मानसिकता और प्रेरणा के स्तर पर। ये विश्राम और सकारात्मक सोच को जोड़ती है, लेकिन इसकी जो सीमाएं हैं उनको समझना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है जिसके बारे में श्रोताओं को सोचना चाहिए कि इस तरह की जो मानसिक तकनीकें हैं, चाहे वो अफर्मेशंस हो या विजुअलाइजेशन हो या माइंडफुलनेस का अभ्यास हो, वो उनकी अपनी सीखने की प्रक्रिया में या जीवन की चुनौतियों का सामना करने की रणनीतियों में कहाँ फिट होती हैं। क्या ये उनके लिए मुख्य रणनीति है या सिर्फ सहायक उपकरण? और सबसे ज़रूरी बात, ये ठोस कार्रवाई के साथ कैसे संतुलित होती हैं, मतलब मेहनत करना, कौशल बनाना, मदद लेना, इनके साथ इनका तालमेल कैसे बैठता है। क्योंकि सिर्फ मानसिक अभ्यास पर निर्भर रहना शायद काफ़ी ना हो। असली बदलाव अक्सर सोच और कर्म दोनों के मिलने से आता है। सही कहा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि ये मानसिक तैयारी और वास्तविक प्रयास, इन दोनों के बीच सही संतुलन कैसे पाया जाए। आज के इस विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस स्रोत की बारीकियों को, इसकी तकनीकों को, इसके संभावित फायदों और सीमाओं को समझने में श्रोताओं को मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए स्रोत और एक नई गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार।